तो दोस्तों आज मैं आपके सामने आया हूँ प्रीपोजिशन को लेके। दोस्तों ये चैप्टर जो है आपके हमारे सबके बीच एक हुआ है। ऐसा लगता है ये प्रीपोजिशन ना हुआ कोई एलियन हो गया, समझ में ही ना आए। प्रीपोजिशन जैसे भाई वर्ब है, बाकी सारे चैप्टर्स हैं, वैसे ही तो प्रीपोजिशन भी है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, इस छोटे से और सबसे आसान चैप्टर को हवा बना के रख दिया है। हवा बनाने का कारण क्या है ना, हम प्रीपोजिशन को कभी समझने की कोशिश ही हम लोगों ने नहीं की। हमने बस ये सोचा कि जो वो ऑफ लगा है ये कैसे होता है, बस उसको रट जाओ, यही प्रीपोजिशन है। और यहीं पे हम गलती कर देते हैं क्योंकि एग्जाम्स में हर वक्त आपको प्रीपोजिशन लगाना नहीं पूछता है कि इसके बाद कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, इसके बाद कौन सा आएगा। भाई एग्जाम में जो बहुत सारे काम होते हैं प्रीपोजिशन के, हम वो समझना नहीं चाहते, बस एक रट लो। भाई रटने वाला पार्ट भी आएगा, लेकिन पहले इसको इंट्रो समझते हैं कि प्रीपोजिशन है क्या, कहाँ पे यूज करते हैं, कहाँ पे यूज नहीं करते। अगर इस चीज़ को समझेंगे फिर देखेंगे अगले पार्ट में, इसके बाद देखेंगे कि भाई किस प्रीपोजिशन का क्या मतलब होता है। अगर किस ऐसे यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ऐसे करेंगे तो क्या मतलब होगा। फिर देखेंगे कॉमन एक्सप्रेशंस देखेंगे, उसके बाद फिर हम बाकी चीज़ें देखेंगे। यानी 4 या 5 पार्ट में ये वीडियो आने वाली है। लेकिन जो बेसिक जो समझ वाला पार्ट है वो है इंट्रो। तो हम लोग इंट्रो को अच्छे से देखें, समझें और बड़े प्यार से देखिएगा, ठीक है ना। और जब भी आप वीडियो को देखिए तो एक पेन और एक नोटबुक साथ में रखिए। आप चाहें तो पहली बार वीडियो को सिर्फ देखिए, सेकेंड टाइम में नोट कीजिए। पहली बार समझने का ज़्यादा प्रयास करें और दूसरी बार उसे नोट डाउन करें, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो भाई, मेरा नाम रामकृष्ण है और मैं 2018 से मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में पीए के रूप में कार्यरत हूँ। भाई आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इसलिए करो इंस्टाग्राम पे फॉलो क्योंकि जो भी अपडेट्स मैं लाता हूँ वो सारा इंस्टाग्राम पे ही दूंगा कि कल कौन सी वीडियो आने वाली है, कल क्या होने वाला है। इसलिए इंस्टा पे आप लोग आओ, फॉलो करो। भैया चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी आपके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला पाऊँगा। क्योंकि एक तो मेरे साथ ऑफिस वाला कंडीशन है कि ऑफिस में मुझे देखना पड़ता है, लेकिन आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो ऑटोमेटिकली है कि मैं मोटिवेटेड रहूँगा कि भाई आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल सकूँ। तो इस कारण से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता रहे। मैं वो चीज़ बताने वाला हूँ आपको सारे वीडियोस में जो आपको एग्जाम को सिर्फ क्वेश्चन लगाना नहीं सीखना है, आपको ये समझना है कि अगर क्वेश्चन बदल जाए तब कैसे आंसर करेंगे उसका, ठीक है ना। कंसेप्चुअली समझना है हमें सिर्फ आंसर लगाना नहीं सीखना है कि इसका आंसर ये है, ये रूल है, रूल नहीं सीखना है, चीज़ों को समझना है। इसके लिए आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, मैं आपके लिए कंटेंट लाता रहूँगा। भैया ये जो पीपीटी है इसको पीडीएफ के रूप में आप पाना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसके थ्रू जाके ज्वाइन कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रीपोजिशन की। दोस्तों प्रीपोजिशन होता क्या है, पहले डेफिनेशन को समझें। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच कम्स बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन एक शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। किसके पहले आता है? प्रीपोजिशन जो है एक नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, ठीक है ना। देखिए अब समझिए प्रीपोजिशन होता क्या है। प्रीपोजिशन का डेफिनेशन क्या है, पहले इसे जानें। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन एक शब्द है, विच कम्स जो आता है, बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। बिफोर मतलब पहले, किसके पहले? एक नाउन या एक प्रोनाउन के पहले।
क्योंकि प्रोनाउन भी एक नाउन ही होता है भैया, नाउन का काम करता है। यानी प्रीपोजिशन एक शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है एंड शोज रिलेशन टू द वर्ड प्रीसीडिंग इट, और रिश्ता बताता है, संबंध बताता है, किससे? अपने पहले आने वाले शब्द से। समझेंगे इस चीज को क्या है। यानी कह रहा है कि प्रीपोजिशन जो है एक नाउन या प्रोनाउन के बाद पहले आता है, ठीक है। एक नाउन या प्रोनाउन के पहले क्या आता है भाई? प्रीपोजिशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रीपोजिशन के बाद कौन आता है, आप बताइए। अगर नाउन प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन आता है तो प्रीपोजिशन के बाद कौन आ रहा है? एक नाउन या प्रोनाउन आता है, समझे। प्रीपोजिशन के ठीक पहले, सॉरी, नाउन प्रोनाउन के पहले अगर प्रीपोजिशन आ रहा है, मतलब प्रीपोजिशन के बाद कौन आएगा? नाउन प्रोनाउन आएगा। इस डेफिनेशन से, यानी जो परिभाषा है उससे हमने एक चीज सीखी कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन आता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, आपने पहले पढ़ा था जेरंड चैप्टर में कि प्रीपोजिशन के बाद जेरंड आता है। क्या आता है? जेरंड आता है। तो आप कहेंगे सर ये तो गड़बड़ हो गया, जेरंड वर्ब का आईएनजी रूप है, आप अभी कह रहे हो कि नाउन प्रोनाउन आता है। तो भैया उसी चैप्टर में मैंने कहा था कि जेरंड जो वर्ब का आईएनजी रूप वाला जेरंड है वो एक नाउन होता है। क्या होता है? नाउन होता है। इसका मतलब मैं सही हो गया, समझे। तो अगर आपने जेरंड नहीं देखा है जाके देखिए वर्ब एडवांस वाले चैप्टर को, आगे देखते हैं समझते हैं। और कहता है प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन प्रोनाउन के पहले आता है, यानी प्रीपोजिशन के बाद में नाउन प्रोनाउन आता है और अपने पहले आने वाले शब्द से नाउन प्रोनाउन का संबंध बताता है। समझेंगे। काउस आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, गायें मैदान में चर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन जो है दोस्तों प्रीपोजिशन है, जैसे यहाँ पे बाई है, यहाँ पे OFF ऑफ है, ठीक है। अब समझेंगे। कह रहा है इन के ठीक बाद कौन आया? फील्ड। फील्ड मतलब मैदान, एक जगह का नाम है। खेत, मैदान एक जगह का नाम है। उसके ठीक पहले क्या आया है? वर्ब का आईएनजी रूप, V प्लस आईएनजी या V4 आया है, ठीक है। ये है हमारा एक नाउन है इनके बाद, और ये हमारा क्या है? ग्रेजिंग क्या है? V4 है। यानी ये इन शब्द जो है फील्ड और ग्रेजिंग के बीच में संबंध बता रहा है। यानी कह क्या रहा था कि प्रीपोजिशन है अपने बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन, तो बाद का कौन नाउन प्रोनाउन है? फील्ड है। अपने पहले आने वाले शब्द, पहले इसके कौन आया है? ग्रेजिंग आया है, ठीक है। यानी अपने बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन से ग्रेजिंग का रिलेशन बताएगा। रिलेशन का अर्थ क्या है कि ये चरना, ग्रेज मतलब होता है चरना, चरना जो है फील्ड मतलब मैदान या खेत, खेत का चाचा है, ये रिलेशन बताएगा। या फिर ये बताएगा कमिंग जो है ट्रेन के फूफा जी लगते हैं। या फिर ये रिलेशन बताएगा ऑफ जो है यहाँ, सॉरी, फेल जो है ट्री के मौसा जी लगते हैं, ऐसा तो नहीं बताएगा। रिलेशन मतलब समझिएगा क्या? गायें चर रही हैं, कहाँ चर रही हैं? इन द फील्ड मतलब मैदान में चर रही हैं। यानी चरने की जगह कौन सा है? फील्ड। तो यहाँ से पता चला ये जो चरना हो रहा है उसका स्थान बता रहा है। ये इन किस चीज़ का संबंध बता रहा है? स्थान बताने में हेल्प कर रहा है। जैसे ही इज कमिंग बाई ट्रेन, कैसे आ रहा है? ट्रेन से। यानी बाई जो है आने का माध्यम बता रहा है। क्या बता रहा है? माध्यम। किस चीज़ का? यात्रा का माध्यम। किस चीज़ से यात्रा कर रहे हो? कार से कर रहे हो, ट्रेन से कर रहे हो, तो यात्रा का माध्यम बता रहा है। लीफ फेल्स होना चाहिए, ठीक है। लीफ मतलब पत्ता, पत्ता पेड़ से गिरता है। यानी ये ऑफ जो है दोस्तों वो पत्ता और पेड़ के बीच क्या बता रहा है? पत्ता पेड़ से गिर रहा है, मतलब अलग हो रहा है। यानी ये जो ऑफ है यहाँ पे सेपरेशन का भाव दे रहा है। सेपरेशन मतलब अलगाव या जुदाई, ठीक है ना। ये होता है संबंध। संबंध का मतलब मौसा जी, चाचा जी, फूफा जी अंग्रेजी में नहीं यहाँ हैं, वो नाउन चैप्टर में हम लोग देखेंगे।
ये संबंध का मतलब है कि पत्ते जो है पेड़ से अलग हो रहे हैं, अलगाव बता रहा है। दूसरा जो है किस तरह से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, आने का माध्यम बता रहा है। पहला जो है कहाँ चल रहा है, तो चरने की जगह बता रहा है। कुछ प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल जैसे आफ्टर, बिफोर, इन, ऑन, ऑफ, ओडब्ल्यूएफ, ऑफ, बिसाइड, ड्यूरिंग, इनटू, अपॉन, थ्रू, ओवर, अंडर, टुवर्ड्स, अप, डाउन, ये सारे क्या है, प्रीपोजिशन है। सबके मतलब जानेंगे हम लोग कुछ समय बाद, सबका क्या मतलब है ये सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन अगले पार्ट में। इस पार्ट का जो इंट्रो है उसे समझते हैं कि प्रीपोजिशन क्या है। देखिए, कुछ कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस भी होते हैं। वो प्रीपोजिशन एक से अधिक शब्दों के बने रहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन कहलाते हैं। जैसे अप टू, एज टू, ओइंग टू, ड्यू टू, अलॉन्ग विथ, इस टाइप के जो होते हैं कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन कहलाते हैं। देखिए, अब क्या है, प्रीपोजिशन जो है दोस्तों, इसके बाद तो ये तो पता चल गया था पिछले डेफिनेशन में ही कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगा, एक नाउन या प्रोनाउन आएगा। जब भी आएगा तो नाउन प्रोनाउन आएगा। तो ही इज कमिंग बाय बस, यानी वह बस से आ रहा है, तो बाय जो है आने का माध्यम बता रहा है। पिछले बार माध्यम ट्रेन थी, यहाँ पे क्या है, बस है। तो ये बाय शब्द जो है वो क्या बता रहा है, माध्यम। किस चीज का माध्यम, कमिंग का, यानी आने का माध्यम क्या है, बस है। आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहता हूं, यानी इन क्या बता रहा है, रहने का स्थान बता रहा है। किस स्थान पे रहते हो, कौन सी जगह पे रहते हो, किस देश में रहते हो, तो वो है भारत। समझे। और इनके बाद जब भी आएगा एक नाउन प्रोनाउन आएगा। ठीक है। अब आप कहोगे सर ही इज गोइंग इन माई कार आ जाए, ही इज गोइंग इन माई कार या बाई माई कार हो जाए, तब क्या करेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है। या ही इज, मान लो सिटिंग इन माई कार, ही इज गोइंग इन माई कार, या ही इज गोइंग बाई माई कार, तो क्या करेंगे। ये सब भी तो हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए लिया है आपके लिए। तब क्या करेंगे दोस्तों, समझो। इनके बाद क्या आया है, माई कार आया है। लेकिन आपको बता दूं, दिस इज अ पेन, ध्यान से देखिएगा अब इस सेंटेंस को समझने के लिए। दिस इज ए पेन, यह क्या है, कलम है। कितना कलम है, एक कलम। तो ए जो है एडजेक्टिव है। इसी प्रकार दीज आर टू पेन्स, यानी अब कितनी कलम है, दो कलम। ये एडजेक्टिव। क्यों, एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन प्रोनाउन के बारे में कोई नई जानकारी दे, किसी भी तरह की जानकारी दे। तो यहाँ कलम क्या क्या बता रहा था, संख्या बता रहा था। संख्या कितना था, एक था। ये भी टू शब्द जो है कलम का क्या बता रहा है, संख्या बता रहा है। और अब कलम कितने हो गए, दो हो गए। तो ए है, टू है, वन है, ये सारे क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। अब यहां समस्या आती है कि सर अभी आपने कहा कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा एक नाउन प्रोनाउन आएगा, तो अब आप कह रहे हो कि एडजेक्टिव आएगा। तो इसको समझो, कैसे समझेंगे। दिस इज माई पेन, यह कलम है, यह मेरी कलम है। दिस इज योर पेन, यह आपकी कलम है या तुम्हारी कलम है। अब इससे पता चला कलम का मालिक, आई, माई और योर क्या बता रहा है, कलम का मालिक कौन है। पिछला बार कलम का संख्या बता रहा था। यानी कलम के बारे में एक विशेष नई कोई भी नई जानकारी आ जाए, यह मालिक का पता चला। तो ये कलम की विशेषता बतला रहा है। ये कलम के लिए क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। ये कलम का क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि कलम के बारे में नई जानकारी ला के दे। जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की नई जानकारी दे वही एडजेक्टिव है। चाहे वो रंग का हो, लंबाई का हो, चौड़ाई का हो, गुण का हो, ज्ञान का हो, कुछ भी हो, रिश्ते की जानकारी हो, कुछ भी दे दे, मालिक की जानकारी दे दे, सारा एडजेक्टिव। लेकिन किसकी, नाउन या प्रोनाउन की। और बाकी चीज़ों की एडवर्ब देता है। ठीक है, समझो। लेकिन दोस्तों अगर इसी चीज़ को कहूँ
दिस इज ए रेड पेन। ध्यान से समझा रहा हूँ, समझना अच्छे से। यह एक लाल कलम है। तो कलम की संख्या कितनी है? एक। ए से तो ये एक एडजेक्टिव हो गया। वो किसकी विशेषता बतला रहा है? कलम की। कलम का रंग कैसा है? लाल है, यानी रेड भी एक क्या है? एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे एक कलम के लिए दो दो एडजेक्टिव आए हैं। लेकिन एक बात का हमेशा ख्याल रखना, जब ऐसे सेंटेंस में आ जाए तो ये जो ए रेड पेन, दो एडजेक्टिव है, किसके लिए दोनों आया है? पेन के लिए। तो तीनों को मिला के कहेंगे ये एक नाउन है। तीनों को अगर साथ में बोलेंगे तो नाउन बोलेंगे, और तोड़ना हो तो क्या कहेंगे ना? कहेंगे ये नाउन है, ये दोनों इसका एडजेक्टिव है। लेकिन तीनों अगर साथ में आ जाए तो ये क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। क्यों? यह एक कलम है, ठीक है, यह एक मेरी कलम है, मेरी कलम की विशेषता बतला रहा है ना। ये रेड जो है किसकी विशेषता बतला रहा है? कलम की। ए किसकी बतला रहा है? कलम की। अब ये दोनों चूंकि इस नाउन के लिए आए हैं ना, इसके लिए तो नहीं आया है। इसके लिए आया है क्या? नहीं। किसके लिए आया है? नाउन की विशेषता बतला रहा है। तो ऐसे कंडीशन में अकेले एडजेक्टिव नहीं आएगा, लेकिन एक नाउन या प्रोनाउन के साथ जरूर आ जाएगा। नाउन या प्रोनाउन के साथ जरूर आ सकता है। हाँ, अगर कहीं लिखे कि अगर प्रीपोजिशन के बाद सिर्फ एडजेक्टिव आ जाए तो गलत हो जाएगा। जब भी आएगा एक नाउन प्रोनाउन के साथ आएगा, ये विशेषता किसकी बतलाएगा? नाउन प्रोनाउन के बारे में नई जानकारी देगा, इसकी विशेषता बतलाएगा। समझे? ये ध्यान रखिएगा। इसकी क्या बतलाएगा? विशेषता बतलाएगा। कौन? एडजेक्टिव। तो अब यहां से समझिएगा, ही इज गोइंग इन माई कार। माई कार को दोनों को मिला ले तो क्या कहलाएगा? नाउन। अब ही इज गोइंग, जा रहा है। जाने का माध्यम क्या है? किस चीज से जा रहा है? कार में जा रहा है। बाई माई कार होना चाहिए था, गलत है, लेकिन रख लो दिमाग में, समझ लो। यहां देखो, ये है verb, यानी बता रहा है कोई काम हो रहा है, उस काम का माध्यम क्या? जाना हो रहा है। तो जाने किस माध्यम से जा रहा है? वो है माई कार से। तो इन बता रहा है माध्यम। अब ध्यान से देखना, ये माई किसकी कार? मेरी कार। तो कार के बारे में विशेषता बतला रहा है। दोनों मिलके एक नाउन की तरह काम करेगा। किसकी तरह करेगा? नाउन की तरह ही करेगा। जब तोड़ेंगे तब। लेकिन ही इज गोइंग इन सिर्फ माई होता तो सेंटेंस हो जाता गलत, क्योंकि अकेला एडजेक्टिव नहीं आएगा। हाँ, नाउन प्रोनाउन के साथ आ सकता है। अब देखेंगे पोजीशन और प्रीपोजिशन। एक सेंटेंस है तो उसमें प्रीपोजिशन कहां कहां आ सकता है, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात क्या है, इसका टेंशन आप लोग लीजिए नहीं। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन जो है सेंटेंस की शुरुआत में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, या लास्ट में। अगर ऐसा होता कि सिर्फ लास्ट में आएगा तो गड़बड़ हो सकता था, कोई क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है, तो हमें टेंशन क्या है। बीच में, शुरुआत में, अंत में कहीं भी आ सकता है, तो हम काहे को टेंशन लें। टेंशन तो तब होता ना जब सिर्फ बीच में आना हो, या सिर्फ शुरुआत में आना हो, या सिर्फ अंत में आना हो। अब तो कहीं भी आ सकता है, इसलिए कोई टेंशन ही नहीं। जैसे दिस इज अ बुक ऑफ पोएम्स, किसकी किताब है? किताब जो है वो किस चीज का है? किस चीज से बना नहीं। किताब में मटेरियल क्या है? कंटेंट क्या है? कविता की किताब, मतलब किताब में क्या लिखा है? कविता है। तो यहां बता रहा है ऑफ शब्द जो है किताब का कंटेंट बता रहा है। कंटेंट मतलब किताब में है क्या, क्या लिखा है, किस चीज की किताब है, ये बता रहा है। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तुम क्या ढूंढ रहे हो। तो ऐसे में लुक फॉर, तो फॉर बाद में प्रीपोजिशन आता है। बाद में एक जगह और आता था, हमने कहा था अगर निगेटिव सेंटेंस हो लास्ट में इन्फिनेटिव आ रहा हो, और इन्फिनेटिव जो है अपने ठीक पहले आने वाले शब्द नाउन जो था उसका पर्पस बताए, यानी कलम का पर्पस लिखना, तो अपने बाद एक प्रीपोजिशन लेता था। तो यहाँ देखो एक लास्ट में प्रीपोजिशन है, यहाँ भी प्रीपोजिशन है। जैसे तुम क्या ढूंढ रहे हो, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, फॉर व्हाट आर यू लुकिंग, तुम क्या ढूंढ रहे हो, या व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तुम क्या ढूंढ रहे हो। तो ये आया लास्ट में,
यहाँ तीनों, यहाँ पे आया पहले, यहाँ आया बीच में, तो कहीं भी प्रीपोजिशन आ सकता है। ये हुआ इसका प्रीपोजिशन। अब समझेंगे प्रीपोजिशन और वर्ब का कंसेप्ट। देखो वर्ब कई सारे पढ़े, फाइनाइट नॉन फाइनाइट, सिंगुलर प्लूरल, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, मेन वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब, बहुत सारे पढ़ लिए। मोडाल्स है, नॉर्मल ऑक्सिलरी, कितने सारे चीज़ें पढ़े हैं वर्ब चैप्टर में। यहाँ पे अब काम आएगा फाइनली ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, बहुत बोल रहे थे, वहाँ थोड़ा थोड़ा काम आ रहा था, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा आएगा। कहेंगे कैसे? देखो वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा होता है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब का जो प्रभाव है ऑब्जेक्ट पे भी पड़ता है, सब्जेक्ट पे भी पड़ता है, दोनों पे पड़ सकता है। जैसे ही किक्स द बॉल, अगर उसने, किक मतलब लात मारना, ही कोई आदमी है, किसको लात मार रहा है? बॉल को। अगर कोई आदमी बॉल को लात मारेगा तो क्या होगा? बॉल घसक के कहीं चली जाएगी, तो उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। यानी लात मारने से बॉल पे प्रभाव पड़ा, एक बात। तो सब जो देखो डेफिनेशन है ट्रांजिटिव वर्ब का, कि ट्रांजिटिव वर्ब का जो प्रभाव है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों पे पड़ता है, ठीक है, लेकिन जनरली ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा पड़ता है, सब्जेक्ट पे रिलेटिवली कम पड़ता है, या समझ में नहीं आता है, सब्जेक्ट पे पड़ता है। इसलिए ऐसा मान के चलो उसका प्रभाव सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, ठीक है, ये डेफिनेशन है, लेकिन यूज सीखना है। डेफिनेशन से ज़्यादा हमें कुछ मतलब लेना देना नहीं है। तो याद रखना कि ट्रांजिटिव वर्ब का प्रभाव सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों पे पड़ता है, ठीक है। जैसे ही किक्स द बॉल, उसने किसको लात मारी? बॉल को, तो बॉल दूर जाएगा। राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा तो रावण मर जाएगा, यानी जीवित से वो मृत हो गया, उसमें प्रभाव पड़ गया, ये चीज है। अब क्या है कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद याद रखने वाला पॉइंट है कि हमेशा एक ऑब्जेक्ट आता है। हमेशा क्या आएगा? एक ऑब्जेक्ट आएगा, कभी भी प्रीपोजिशन नहीं आता है। जैसे बॉय किक्ड टू द बॉल, अब हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि किक जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया है, हिंदी में बोलते हैं इसको। जब भी ट्रांजिटिव वर्ब आए तो टू यानी प्रीपोजिशन तो लेगा ही नहीं, लेगा, कभी नहीं लेगा, एक बात। और ट्रांजिटिव वर्ब बिना ऑब्जेक्ट, अब यहाँ क्या आया है? किक आया है। किक है कैसा वर्ब? ट्रांजिटिव, तो बिना ऑब्जेक्ट के नहीं आएगा। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट आएगा। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्ट आना है। प्रीपोजिशन तो भी नहीं आएगा, ट्रांजिटिव के बाद प्रीपोजिशन तो आना ही नहीं है, अकेले भी नहीं आएगा। ट्रांजिटिव जो है अकेले भी नहीं आएगा, जब आएगा तो एक ऑब्जेक्ट लेके आएगा। तो दोनों सेंटेंस यहाँ पे क्या हो गए? गलत। क्यों? दोनों है ट्रांजिटिव वर्ब। ये जो वर्ब है क्या काम हो रहा है? मारने का। यहाँ क्या काम हो रहा है? लात मारने का, यहाँ किसी व्यक्ति को मारने का, किसी चीज को मारने का। तो दोनों के दोनों वर्ब जो हैं ट्रांजिटिव हैं, लेकिन दोनों के बाद उसका ऑब्जेक्ट आया है। किसे मारा? किसे लात मारी? तो जिस पे प्रभाव पड़ रहा है जो ऑब्जेक्ट है वो तो आया ही नहीं है, तो बिना ऑब्जेक्ट के ये सेंटेंस हो जाएगा गलत। सही करने के लिए राम किल्ड रावण, ठीक है। यह बॉय किक्ड बॉल या द बॉल, ठीक है। तो द भी एडजेक्टिव की तरह काम करता है भाई, ठीक है, लेकिन दोनों मिलके क्या कहलाता है? नाउन। दोनों मिलके क्या कहलाएगा? नाउन। यानी अब बॉय किक द बॉल यानी कि ऑब्जेक्ट आ गया। और याद रखना ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है? ऑब्जेक्ट का काम हमेशा करता है एक नाउन या एक प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट का काम कभी एडजेक्टिव नहीं करेगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कभी प्रीपोजिशन नहीं करता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कभी एक एडवर्ब नहीं करता है, कंजंक्शन नहीं करता है। जब भी करता है तो कौन करता है? नाउन या प्रोनाउन। अगला चीज है भैया प्रीपोजिशन और वर्ब में आते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब जो है सब्जेक्ट की स्थिति को दर्शाता है, किस स्थिति में है, किस अवस्था में है, क्या कर रहा है, बस इतना ही दर्शाता है, स्थिति को दर्शाता है।
लड़का सो रहा है मतलब आराम की स्थिति में है, लड़का हंस रहा है मतलब मजा और आनंद की स्थिति में है, ठीक है ना। तो ये बताता है हमारा कि वो किस स्थिति में है। जैसे तो ये हुआ हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब जो है अकेले भी आ सकता, जैसे बॉय इज स्लीपिंग, सही है, दोनों सेंटेंस सही है। मैं बता देता हूँ पहले ही आपको कैसे सही है। स्लीपिंग और लाफिंग दोनों जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है। दोनों कौन सा वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब। तो जब इंट्रांजिटिव वर्ब हो तो इसके साथ दो कंडीशन है, या तो ये बिना ऑब्जेक्ट के आए, बिना ऑब्जेक्ट के आएगा, ठीक है। इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो भी सही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्ट आता है तो प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट आएगा, यानी नाउन प्रोनाउन प्रीपोजिशन के बाद आएगा। अगर कोई नाउन प्रोनाउन आना है तो वो उसके पहले क्या आएगा? प्रीपोजिशन आएगा, टू आए कुछ भी आए, यानी एक नाउन प्रोनाउन जो आएगा प्रीपोजिशन के बाद आएगा, ठीक है। ये दो बात याद रखना। इंट्रांजिटिव वर्ब जो है सब्जेक्ट की स्थिति को बताता है, क्या कर रहा है, कैसा है। लड़का सो रहा है, लड़का हंस रहा है, दोनों है इंट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन इसमें दो बातें याद रखना, ये अकेले भी आ सकता है, मतलब बिना ऑब्जेक्ट के आए। जैसे हमने अभी देखा था ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा एक ऑब्जेक्ट आता था। ये दोनों सेंटेंस हो गए थे गलत, सही करने के लिए राम के बाद उसका ऑब्जेक्ट दिए, किल्ड के बाद, ठीक है ना। यहाँ भी एक ऑब्जेक्ट लगाए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है कि स्लीपिंग है तो चलेगा, क्यों? जरूरत ही नहीं है इंट्रांजिटिव वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट की, बिना ऑब्जेक्ट के ही आता है। लेकिन अगर कोई नाउन प्रोनाउन आता है, ठीक है ना, तो वो प्रीपोजिशन के साथ आएगा। कैसे? बॉय इज स्लीपिंग, स्लीपिंग बेड। बेड क्या है? एक वस्तु का नाम है, यानी एक नाउन या प्रोनाउन है, ठीक है ना। यानी नाउन प्रोनाउन है ये बेड, तो ये क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और स्लीपिंग क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है ना। कैसा वर्ब है? इंट्रांजिटिव। तो सेंटेंस हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद सीधे सीधे ऑब्जेक्ट आया है। या तो ऑब्जेक्ट ही ना आए, सेंटेंस सही हो जाएगा, कोई कष्ट ही नहीं है, बॉय इज स्लीपिंग। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो बिना प्रीपोजिशन के नहीं, हमेशा एक प्रीपोजिशन के साथ आएगा, तो ये सही होगा, बॉय इज स्लीपिंग इन बेड। लड़का जो है बेड में सो रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अब हमें कुछ ट्रांजिटिव वर्ब को समझना है। अब हमने सीख लिया, अब आपने सीखा कि भैया जो ट्रांजिटिव वर्ब है अपने बाद क्या लेता है? ऑब्जेक्ट लेता है। क्या नहीं लेता है? प्रीपोजिशन नहीं लेता है। हमेशा याद रखना कि ट्रांजिटिव वर्ब जो है अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या? एक नाउन या एक प्रोनाउन, ठीक है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन आया है तो सेंटेंस हो जाएगा गलत। सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत। उसके बाद डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट आता है, और आता ही आता है, बिना ऑब्जेक्ट के भी गलत हो जाएगा। ट्रांजिटिव वर्ब तो ऑब्जेक्ट लेगा ही लेगा, प्रीपोजिशन नहीं लेगा, ठीक है। अब देखिए, आंसर, अटैक, डिस्कस, मैरी, पास, एक्सेप्ट और अप्रोच। आंसर, अटैक, डिस्कस, मैरी, पास, एक्सेप्ट और अप्रोच, सारे के सारे वर्ब जो हैं दोस्तों क्या है? ट्रांजिटिव हैं। सारे के सारे ट्रांजिटिव हैं। इनके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, यानी नाउन या प्रोनाउन आएगा, ठीक है। क्या नहीं आएगा? प्रीपोजिशन नहीं आएगा। ये सारे के सारे वर्ब जो हैं ट्रांजिटिव हैं, तो इनके बाद जब भी आएगा नाउन प्रोनाउन आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, प्रीपोजिशन नहीं आएगा। एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, मैरी। मैरी अगर पैसिव हो, मैरी जो है एक्टिव हो, तब तो वो ट्रांजिटिव है। लेकिन जैसे ही पैसिव सेंटेंस में आया, पैसिव का मतलब क्या? बी फॉर्म के बाद V3, हमने पहले ही चर्चा कर ली है, समझा दिया था अच्छा से। एक बार वर्ब जाके जरूर पढ़ो, तभी कोई चैप्टर शुरुआत करो, क्योंकि सारी बातें वहीं लिखी हैं, सारी काम की बातें वहीं लिखी हैं, ठीक है।
वर्ब और टेंस 2 चैप्टर पढ़ दो तो सारी काम की बातें वहीं मिल जाएंगी जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में जरूरी होती है। नाउन प्रोनाउन क्या है, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जो वर्ब और टेंस है उसको समझो जाके, क्योंकि टेंस बनता है वर्ब से, इसलिए वर्ब सबसे जरूरी है। उसको वर्ब को जाकर पढ़ लो, 5 बार 10 बार समझ लो, फिर इधर आना। तो देखो पूरा का पूरा वर्ब पढ़ना जब भी पढ़ना। तो यहां देखो ध्यान से कि मैरी है एक्टिव, अगर सेंटेंस एक्टिव का हो, ठीक है ना, एक्टिव हो तो वो कहलाएगा शादी करना, मैरी का मतलब विवाह करना। ये लेकिन वही सेंटेंस पैसिव का हो तो अपने बार मैरी क्या लेगा, टू लेगा। और सेंटेंस अगर एक्टिव में हो तो मैरी ट्रांजिटिव हो जाएगा, अपने बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेगा, सीधे सीधे क्या लेगा, ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन देखते हैं। राजू डिडंट आंसर टू मी। अब हमने अभी देखा था आंसर, अटैक, डिस्कस, मैरी, पास, एक्सेप्ट, अप्रोच। आंसर, अटैक, डिस्कस, मैरी, पास, एक्सेप्ट, अप्रोच जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। तो आंसर जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, तो क्या नहीं लेगा भाई, ये प्रीपोजिशन तो लेगा ही नहीं। राजू डिडंट आंसर्ड मी होना चाहिए, अब हो जाएगा सही। क्यों, आंसर, अटैक, डिस्कस, मैरी, पास, एक्सेप्ट और अप्रोच ट्रांजिटिव वर्ब है। नाउन प्रोनाउन लेंगे, प्रीपोजिशन नहीं लेंगे, सेंटेंस हो जाएगा गलत। अगर प्रीपोजिशन आया था तो प्रीपोजिशन को काट देंगे, आंसर क्या हो जाएगा, सही। जैसे मॉब अटैक्ड ऑन पुलिस स्टेशन हो जाएगा गलत, आंसर, अटैक, डिस्कस, मैरी, पास, एक्सेप्ट, अप्रोच। आंसर, अटैक, डिस्कस, मैरी, पास, एक्सेप्ट, अप्रोच ट्रांजिटिव वर्ब है। ये कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। तो अपने बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लेगा, डायरेक्ट वो, पुलिस स्टेशन एक जगह का नाम है, मतलब एक नाउन या प्रोनाउन होता है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मैटर, ABOUT, ठीक है, अबाउट, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मैटर, सेंटेंस हो जाएगा गलत। क्यों, डिस्कस जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, अबाउट नहीं लेगा। राम मैरिड विथ सीता, अब ये राम वाज मैरिड विथ सीता, तो देखो एक्टिव और पैसिव, मैरी में हमने बताया था कि ये चेक करना है कि सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है ना। तो पैसिव होगा, कब होता है भैया पैसिव, जब सेंटेंस में क्या लगा रहे, बी फॉर्म के बाद वर्ब का तीसरा रूप लगा रहे। क्या लगा रहे, बी फॉर्म। बी फॉर्म का मतलब क्या, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीन और बिंग, ठीक है ना, इतना है। इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीन, बिंग, ये सारे बी फॉर्म के वर्ब कहलाते हैं। अगर इनके बाद वर्ब का तीसरा रूप आया है तो समझ जाएंगे कि सेंटेंस कहाँ है, पैसिव में है, नहीं तो फिर एक्टिव में है। देखो राम मैरिड, मैरी मतलब शादी करना, विवाह करना, ये है हमारा वर्ब। ये अकेले आया है या किसी के साथ, क्योंकि मैरी का मैरिड, मैरिड दूसरा फॉर्म भी मैरिड, तीसरा भी मैरिड। अगर ये बिना ऑक्सिलरी वर्ब के आया है तो ये होगा V2, V3 तो होगा ही नहीं। जब ये V2 है, क्या ये B + V3 फॉर्म है, नहीं है ना, तो नहीं है मतलब सेंटेंस कहाँ हुआ, एक्टिव में। अगर B + V3 होता तो पैसिव होता। तो ये एक्टिव सेंटेंस है, एक्टिव में मैरी तो कोई प्रीपोजिशन लेता ही नहीं है, तो राम मैरिड सीता होगा, ठीक है। अगर मैं कहूं राम वाज मैरिड विथ सीता, तो वाज किस फॉर्म का वर्ब है, B3, बी फॉर्म का। मैरिड है, मैरिड V3 भी है, V2 भी है, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आता है कौन, V3 आता है। तो B + V3 फॉर्म, मतलब ये सेंटेंस कहाँ हो गया, पैसिव में हो गया ना। अगर ये पैसिव में है तो पैसिव में क्या लेता है मैरी, मैरिड टू सीता होना चाहिए ना, टू लेता है, विथ थोड़ी लेता है। अगर मैरी है और सेंटेंस पैसिव है तो प्रीपोजिशन तो लेगा, लेकिन क्या लेगा, टू लेगा। जैसे राजू विल पास इन द एग्जाम, पास करना, परीक्षा को पास करना जो है वो है ट्रांजिटिव वर्ब, प्रीपोजिशन ही नहीं लेगा। तो आंसर क्या होगा, राजू विल पास द एग्जाम। ही एक्सेप्टेड टू माई ऑफर, आंसर, अटैक, डिस्कस, मैरी, पास, एक्सेप्ट, अप्रोच, ये सब ट्रांजिटिव वर्ब हैं, प्रीपोजिशन नहीं लेंगे। तो यहाँ पे क्या गलत है, टू गलत है। स्टूडेंट्स अप्रोच्ड टू द टीचर,
मतलब स्टूडेंट ने अप्रोच किया टीचर को, टीचर के पास गए, किसी भी माध्यम से जाना, अप्रोच करना होता है। स्टूडेंट्स अप्रोच टू नहीं होगा क्योंकि अप्रोच जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। देखो आगे नीचे दिए गए वर्ब्स क्या है, ट्रांजिटिव है। क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं। क्या नहीं लेते हैं, प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं। कौन है, विजिट, रीच, क्लाइम, कंफ्यूज, डिस्क्राइब। विजिट, रीच, क्लाइम, कंफ्यूज और डिस्क्राइब ये सारे के सारे हैं ट्रांजिटिव वर्ब। क्या नहीं लेंगे, इनके बाद सीधे सीधे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। लेकिन एक बात याद रखना, क्लाइंब अप अ ट्री है या क्लाइंब अ ट्री दोनों सही होता है, और दोनों का मतलब क्या होता है, पेड़ पर चढ़ना। हाँ, कोई और प्रीपोजिशन नहीं आएगा, ठीक है ना। क्लाइंब अप अ ट्री सही होता है क्योंकि क्लाइंब ए ट्री, बिना प्रीपोजिशन के भी क्लाइंब सही हो जाएगा, प्रीपोजिशन के साथ भी। ध्यान से देखो, राजेश विजिटेड टू माई हाउस। अब यहां देखो, विजिट, रीच, क्लाइम, कंफ्यूज, डिस्क्राइब। विजिट, रीच, क्लाइम, कंफ्यूज, डिस्क्राइब ये सारे के सारे ट्रांजिटिव वर्ब हैं, प्रीपोजिशन नहीं लेंगे। विजिट था यहाँ, राजू कहाँ गया, मेरे घर में गया। राहुल रीच्ड टू माई हाउस, टू नहीं होगा, क्यों, क्योंकि रीच जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, प्रीपोजिशन नहीं लेगा। दे क्लाइम्ड ओवर द ट्री, अब मैंने बताया था क्लाइंब अप अ ट्री तो सही हो सकता है, क्लाइंब ओवर नहीं सही होगा, तो सीधे सीधे क्या कर दो, काट दो। क्यों, बिना प्रीपोजिशन के सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्लाइंब तो है ट्रांजिटिव वर्ब। अगर कोई प्रीपोजिशन लगाना है तो सेंटेंस को दो तरीके से, या तो ओवर काट दो तब भी सही, क्लाइंब अ ट्री भी सही, या तो क्लाइंब अप अ ट्री भी सही हो सकता है, दोनों कंडीशन में है, तो ये ध्यान रखना। स्टूडेंट्स कंफ्यूज बिटवीन द जेरंड एंड वर्ब फॉर्म, मतलब बच्चे जो हैं जेरंड और वर्ब फॉर्म में कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा हिंदी में लग रहा है में है, लेकिन कंफ्यूज जो है ट्रांजिटिव वर्ब है ना भैया। विजिट, रीच, क्लाइम, कंफ्यूज, डिस्क्राइब, तो कंफ्यूज है ट्रांजिटिव वर्ब, प्रीपोजिशन बिटवीन आया है, लेगा ही नहीं क्योंकि सीधे सीधे क्या लेगा, अपना ऑब्जेक्ट लेगा। जेरंड भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम है, वर्ब भी एक वर्ड का नाम है। टीचर डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम, अबाउट नहीं होगा, डिस्कस है ट्रांजिटिव वर्ब, सीधे सीधे ऑब्जेक्ट लेगा। अगला ध्यान देंगे, नीचे दिए गए वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव है। अपने बाद क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं। क्या नहीं लेते हैं, प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं। कौन कौन, डिसबिलीव, इंजॉय, इंटर और ग्रीट। डिसबिलीव, इंजॉय, इंटर और ग्रीट सारे के सारे क्या है, ट्रांजिटिव हैं, सारे के सारे ट्रांजिटिव हैं। मतलब ये अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, नाउन या प्रोनाउन लेंगे, लेकिन क्या नहीं लेंगे, प्रीपोजिशन नहीं लेंगे। यानी डिसबिलीव, इंजॉय, इंटर और ग्रीट अपने बाद नाउन प्रोनाउन लेंगे। हाँ, लेकिन बिलीव जो है वो ट्रांजिटिव है, यानी ये भी बिलीव जी, डिसबिलीव तो है ही ट्रांजिटिव, बिलीव भी ट्रांजिटिव है, यानी बिलीव भी बिना प्रीपोजिशन के आ जाएगा। लेकिन बिलीव इन भी सही होता है, बिलीव इन मतलब भरोसा करना, ये भी सही है, इसका मतलब क्या हो जाता है, भरोसा करना, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है। बिना डिसबिलीव तो प्रीपोजिशन लेगा ही नहीं, लेकिन बिलीव जो है बिना प्रीपोजिशन के भी सही है क्योंकि ट्रांजिटिव है और उसके साथ इन भी लगता है। इंटर का दो मीनिंग है। इंटर का एक मतलब होता है प्रवेश करना, प्रवेश करना। जब इसका अर्थ प्रवेश करना हो तो ये प्रीपोजिशन नहीं लेगा। लेकिन एक वर्ड आता है इंटर इनटू, इनटू एग्रीमेंट। इंटर इनटू एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता करना। क्या होता है, समझौता करना। अगर इसका अर्थ समझौता करना है तो इंटर के बाद क्या लग सकता है, इनटू लग सकता है। ऐसे कुछ नहीं लगेगा। अगर रूम में जाना है मतलब प्रवेश करना, तब इंटर ट्रांजिटिव है, लेकिन अगर इसका अर्थ समझौता करना हो गया तब इंटर के बाद इनटू लग सकता है, ध्यान रखना। अब देखो, मेनी डिसबिलीव इन दिस थ्योरी, कई सारे लोग, बहुतों लोग इस थ्योरी को नहीं मानते।
उसमें भरोसा नहीं है, नहीं मानते, तो यहाँ पे डिसबिलीव इन नहीं होगा, क्योंकि डिसबिलीव है ट्रांजिटिव। बहुत सारे लोग इस थ्योरी को मानते हैं, ठीक है भैया, बिलीव ट्रांजिटिव भी है, लेकिन मैंने बिलीव इन दिस थ्योरी ये भी सही है, क्योंकि बिलीव के साथ इन भी लगता है, बिना इनके भी आ सकता है, दोनों सही है। लेकिन डिसबिलीव जो है सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव है, उसके साथ इन नहीं लगता है, लेकिन बिलीव के साथ इन लगता है। देखो, आई इंजॉयड इन प्लेइंग द मैच, भैया इंजॉय मतलब मजा करना, क्या मजा कर रहे हैं भैया, गेम खेल के मजा कर रहे हैं, तो इंजॉय है ट्रांजिटिव, इन नहीं लेगा। ही इंटर्ड इन द हाउस, वो घर में गया, घुसा यानी प्रवेश किया, तो प्रवेश करने के अर्थ में इन तो लेगा नहीं, कहाँ लेगा, इंटर इनटू एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में लेगा, तो यहाँ हो जाएगा गलत, क्योंकि इंटर जो है ट्रांजिटिव है, प्रीपोजिशन नहीं लेगा। माई गर्लफ्रेंड ग्रीटेड टू मी होगा या सिर्फ मी, ग्रीटेड मी होगा। आगे देखो, नीचे दिया गया वर्ब ट्रांजिटिव है, अपने बाद क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा, क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा, प्रीपोजिशन नहीं लेगा, वही बातें हो रही हैं। ये कौन है भैया, गिव, टेक, हेल्प, ज्वाइन और लाइक, 5, गिव, टेक, हेल्प, ज्वाइन और लाइक। जैसे माई फ्रेंड गेव मी अ पेन, गिव जो है ट्रांजिटिव है, टू नहीं लेगा। माई फ्रेंड इज टेकिंग टू माई बाइक, टू नहीं लेगा। राजू ऑलवेज हेल्प्स हिज फ्रेंड, टू नहीं लेगा, क्योंकि हेल्प है ट्रांजिटिव, प्रीपोजिशन नहीं। टेकिंग है, टेक है ट्रांजिटिव, प्रीपोजिशन नहीं। आई ज्वाइन द आर्मी, ज्वाइन है ट्रांजिटिव, टू नहीं लेगा। आई डोंट लाइक टू हर, ये भी टू नहीं लेगा, क्यों, क्योंकि लाइक भी क्या है, ट्रांजिटिव है। जितने ट्रांजिटिव हर में प्रीपोजिशन नहीं लेंगे। इनके बाद क्या आया है, आर्मी कलेक्टिव नाउन है, हर एक प्रोनाउन है, हिज फ्रेंड्स नाउन है, माई बाइक नाउन है, मनी नाउन है, टू मी मनी नहीं, माई मनी है, ठीक है, ध्यान देना। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे अब तक, उम्मीद करता हूँ। इसका मतलब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रीपोजिशन ना आके ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव है, वो अपने बाद क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट। कौन है, नीड का मतलब जरूरत होना, ओबे का मतलब पालन करना, अपोज मतलब पालन, विरोध करना, पास का एक मतलब है उत्तीर्ण होना, तो हमने बताया था पास द एग्जाम। दूसरा मतलब है कहीं से गुजरना, ठीक है, तो ये गुजरना भी है। और सर्व मतलब सेवा करना। अब देखो, पास ट्रांजिटिव है, जिसका मतलब है गो थ्रू, गो थ्रू मतलब क्या होता है, गुजरना, यानी पास बिना प्रीपोजिशन के भी सही है, लेकिन पास बाई भी सही होता है। इसका मतलब होता है बगल से गुजरना, इसका मतलब क्या है, बगल से गुजरना। और पास मतलब गो थ्रू, किसी चीज से हो के गुजरना, और पास थ्रू का मतलब भी है किसी चीज से होकर गुजरना। देखो समझो, पास थ्रू का भी मतलब है किसी चीज से होकर गुजरना, पास का मतलब भी है किसी चीज से होकर गुजरना, लेकिन पास बाई का मतलब क्या है, बगल से गुजरना, इसका ध्यान रखना। दूसरा, नीड जो है अपने बाद हमेशा क्या लेगा, एक नाउन लेगा। नीड हमेशा अपने बाद ट्रांजिटिव वर्ब में नाउन लेगा, लेकिन नीड एक और चीज ले सकता है, 2+V1। आपको पढ़ाया था मोडाल्स में कि नीड जो है अगर मेन वर्ब का काम करे तो अपने बाद या तो 2+V1 लेगा, या तो क्या लेगा, नाउन लेगा। अगर नीड जो है वही ऑक्सिलरी वर्ब का काम करे, क्या काम करे, ऑक्सिलरी वर्ब का काम करे, तो अपने बाद क्या लेता है, केवल और केवल V1 लेता है, ठीक है, ये हमने बताया था। लेकिन जब ये मेन वर्ब का काम करता है तो नाउन भी ले सकता है, या तो 2+V1 भी। जैसे आई नीड टू मनी, अब ध्यान देना, नीड आया है, नीड जो है या तो नाउन लेगा या तो 2+V1, दोनों सही है। नीड के बाद दो चीज़ें आती हैं, या तो नाउन प्रोनाउन आएगा, ठीक है, नाउन प्रोनाउन आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, प्रोनाउन भी आ सकता है, लेकिन नीड के बाद 2+V1 भी आता है। लेकिन यहाँ ध्यान देना, नीड टू मनी, मनी क्या है, पैसा है ना, कि कोई काम है, पैसा है, एक चीज़ का नाम है, तो V1 नाउन होगा ना भैया, मनी पैसा है, यानी ये क्या है, नाउन है। और नीड के बाद अगर नाउन आए तो कोई प्रीपोजिशन मत लगाना,
लेकिन आई नीड टू प्ले, प्ले मतलब खेलना, क्या खेलना, क्रिकेट खेलना, तो खेलना वर्ब का पहला रूप है, किसको लेके आया है, टू को, तो ये सेंटेंस में सही होगा। नीड के बाद 2 + V1 तो लग सकता है, लेकिन 2 + नाउन थोड़ी लगेगा, नाउन आएगा तो सीधे सीधे आएगा, ये ध्यान रखना। यू शुड ओबे टू वन शुड ओबे टू वंस पेरेंट, गलत है, क्यों, ओबे है ट्रांजिटिव वर्ब, प्रीपोजिशन ना लेके सीधे सीधे नाउन प्रोनाउन यानी ऑब्जेक्ट लेगा। इंडिया इज अपोजिंग अगेंस्ट चाइना, अपोज जो है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, प्रीपोजिशन अगेंस्ट आया है, नहीं लेगा। अ पर्सन पासेज द गार्डन, कोई व्यक्ति जो है गार्डन से गुजर रहा है, यानी कि पास्ट वैसे भी ट्रांजिटिव है, इन नहीं लेगा, लेकिन हाँ पास बाई द गार्डन भी सही है और थ्रू द गार्डन भी सही है, ये तीनों सही है। अगला है स्टॉप स्ट्रेस टीच टर्न ट्रीट, स्टॉप का मतलब रोकना, स्टॉप का मतलब क्या होता है, रोकना, स्ट्रेस मतलब किसी चीज़ पे दबाव डालना, टीच मतलब पढ़ाना, ट्रीट मतलब बिहेव करना किस तरह से, टर्न मतलब परिवर्तित होना। जैसे स्टूडेंट स्टॉप्ड विथ प्लेइंग क्रिकेट, स्टूडेंट ने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया, तो स्टॉप है ट्रांजिटिव वर्ब, विथ लेगा क्या, नहीं लेगा, क्या लेता है, नाउन प्रोनाउन। अब यहाँ पे जेरंड आया है, ठीक है ना, आ सकता है। टीचर वांटेड टू स्ट्रेस ऑन, स्ट्रेस के बाद ऑन होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, स्ट्रेस के बाद ऑन इसलिए नहीं होगा क्योंकि स्ट्रेस है ट्रांजिटिव वर्ब, उसके बाद सीधे सीधे क्या आएगा, नाउन आएगा। राजू इज टीचिंग टू हिज स्टूडेंट्स नहीं होगा, क्योंकि टीच जो है ट्रांजिटिव वर्ब, प्रीपोजिशन नहीं लेगा। टीचर ट्रीटेड टू मी बैडली, ट्रीटेड मी बैडली होगा, क्योंकि मी जो है प्रोनाउन है, एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, मी के बाद, ट्रीट के बाद, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। आई टर्न्ड एट द नॉब, ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि टर्न के बाद, टर्न मतलब घुमाना भी होता है, और टर्न इनटू मतलब परिवर्तित होना, तो टर्न जब घुमाना हो किसी चीज़ को तो वो प्रीपोजिशन नहीं लेगा। आगे देखिए, कुछ वर्ब, ये जो नीचे वर्ब है वो कैसे है, इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव मतलब अपने बाद क्या लेंगे, प्रीपोजिशन लेंगे, या तो कुछ नहीं लेंगे, या तो कुछ ना ले, या तो प्रीपोजिशन ले। हाँ, क्या नहीं लेगा, कभी ये ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, यानी ये सारे वर्ब के बाद सीधे प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन अगर आएगा भी तो प्रीपोजिशन लग के आएगा, ठीक है ना, नाउन प्रोनाउन अगर आना भी है तो प्रीपोजिशन लग के आएगा, क्यों, क्योंकि सारे जो है इंट्रांजिटिव वर्ब हैं, और मैंने पहले ही बताया था इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन आता है तो प्रीपोजिशन लग के आता है। वो कौन है, बिहेव, ट्रीट मतलब व्यवहार करना, बिहेव मतलब भी व्यवहार करना, तो ट्रीट जो है सो नहीं लेगा क्योंकि वो क्या है, ट्रांजिटिव है, लेकिन बिहेव जो है इंट्रांजिटिव है तो ये प्रीपोजिशन लेगा। अब ध्यान रखना, ट्रीट, कमेंट, इंटरफेयर, लिसन, बिहेव विथ भी होता है और टुवर्ड भी होता है, ठीक है, कमेंट के साथ ऑन लगेगा, इंटरफेयर के साथ इन लगेगा, लिसन के साथ टू लगेगा, ध्यान रखना। ये सब किसके साथ क्या लगेगा ये आगे पढ़ेंगे, लेकिन कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो, ही बिहेव्ड मी बैडली नहीं होगा, बिहेव विथ मी बैडली होगा, ठीक है। जैसे सम अनसोशल एलिमेंट्स ऑफन कमेंट गर्ल्स नहीं होगा, कमेंट ऑन होगा, क्योंकि हमेशा एक प्रीपोजिशन लेके आएगा, कमेंट ऑन, सॉरी यार, हमेशा एक प्रीपोजिशन चाहिए। डोंट इंटरफेयर आवर मैटर, नहीं इंटरफेयर इन, हमेशा लेगा, बिना प्रीपोजिशन के तो आगे नहीं बढ़ेगा। आई एम लिसनिंग म्यूजिक, नहीं, लिसनिंग टू द म्यूजिक या टू म्यूजिक होगा, क्यों, क्योंकि लिसन इंट्रांजिटिव है, इसको हर वक्त प्रीपोजिशन चाहिए। तो आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि कहाँ प्रीपोजिशन लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, किस मैटर में, वर्ब के मैटर में। अगर वर्ब ये है तो प्रीपोजिशन लगेगा या नहीं। अब बात करते हैं, भाई देखो इसे समझना कैसे, पढ़ना कैसे। जो मैंने पढ़ाया है एक दो बार पहले ऐसे ही देख लो, तीसरा बार उसको नोट कर लो और क्वेश्चंस को 10 बार लगा दो। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 20-25 होंगे, मुश्किल से 2 दिन लगेंगे। अब रोज़ सुबह उठो, 10 मिनट लगेगा तुमको 10 बार क्वेश्चन बनाने में। थ्योरी को पढ़ो एक बार और सारे क्वेश्चन लगा दे लो,
5 दिन ऐसा करो, सारा याद हो जाएगा, गारंटी देता हूँ। ठीक है ना। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि भैया आप लोग अगर हमारा सपोर्ट करोगे तभी हम आपके लिए कंटेंट और ला पाएंगे, क्योंकि जब हम बढ़ेंगे तो हम कोशिश करेंगे आपको बढ़ाने की। ये संबंध पारस्परिक है भैया। आप हमारा सपोर्ट करो, पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ, चाहिए भी नहीं आपसे, पैसे चाहिए आपसे नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप ध्यान रखो, कभी भी वीडियो देखो पूरा देखो, अच्छे से देखो, नोट डाउन करो पूरा, पेन लो, कॉपी लो, तब नोट डाउन करो जो जो चीज़ें हैं। पढ़ो, पहला बार तो पूरा ऐसे ही देखो समझो, दूसरा बार नोट डाउन करते चलो, नोट डाउन करते चलो। ठीक है, ज़्यादा समझ में आएगा। और 2 बार 3 बार वीडियो देखो, 3 बार से ज़्यादा वीडियो इन सब चीज़ों को मत देखना। भर को 10 बार देखो, टेंस को 5 बार देखो, लेकिन इन सब वीडियोस को 3 बार से ज़्यादा मत देखना। नोट्स को ज़्यादा देखना, एक बार पूरा वीडियो देखो फिर नोट्स को देखो। नोट्स देखने का फ़ायदा आपको क्या मिलेगा, क्योंकि जो वीडियो मैंने ये आधे घंटे में बताया है, 1 घंटे में बताया है, वो आप 5 मिनट में पढ़ लोगे, आपका समय बचेगा। आप 5 मिनट में उस चीज़ को रिवाइज कर सकते हो। नोट्स बनाओ अच्छे से और उसे देखो भैया। तो ध्यान रखो, हमें आगे बढ़ाने में आपकी मदद चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, अगर आपको इसका जो PDF है, PPT जो है, उसको PDF फॉर्म में मैं अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम पे, हमारा ये जो चैनल है। ठीक है, बाकी आप लोग अपने नोट्स बनाते रहो, पढ़ते रहो, खुश रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।